गुड इवनिंग गाइस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 2 प्राणियों में पोषण। ठीक है, आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप यानी कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं करते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, परंतु प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य यानी कि भोजन के अनेक संगठक हैं। स्मरण कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पे हम लोग को संगठक के नाम लिखने हैं, तो आपने 6th स्टैंडर्ड में जो जो पढ़ा है यहाँ पे आप लोग फिलअप कर देना। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में रूपांतरण। यहाँ पे देखो ये जटिल है, एक से साथ एक जुड़ा हुआ है, बट बाजू में आप लोग देखो कितना सरल है। उनको भक्षण कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया, ठीक है, भंगुर कर दिया गया है। आगे आप देखो परिवर्तन होना या टूटना, विखंडन करना, जिसे अलग अलग करना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पाचन। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रम को हम पाचन कह सकते हैं। जैसे कि रोटी है, रोटी को आप लोग चबा चबा के उसके टुकड़े कर करके खाते हो, तो वो क्या होता है? उसका पाचन अच्छी तरह होता है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि उसका हमने विखंडन किया, उसको हमने प्रक्रम, इस विधि को हम प्रक्रम को पाचन कहते हैं। 2.1 खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि, विभिन्न विधियाँ। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खियों मरमर यानी कि पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं यानी कि रस चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्पवंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। अजगर क्या करता है? अपने ही वंश को निगल जाता है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। क्रियाकलाप 2.1 सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? अपने ये आपको करना है, ठीक है। घोंघा ये आहार का प्रकार और आहार की विधि हमें इस पे लिखनी है। चींटी किस प्रकार का आहार लेती है और क्या, तो यहाँ से हम लोग को कंप्लीट कर लेना है, वो आप लोग कर लेना। चलो प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी में नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का वितरण लिखने में सहायक हैं जिसमें जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। 2.2 मानव में पाचन। मानव शरीर में इस प्रकार पाचन होता है। आपको ये हमारी बॉडी का कंकाल दिख रहा है ना, तो ये आपके बॉडी के अंदर का पार्ट्स है, जहाँ पे भोजन किस प्रकार हम मुख हाथ से मुख नली से लेते हैं और किस प्रकार वो मलाशय गुदा से बाहर निकलता है, जो पाचन के बाद जो बचता है, जो एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ पे हम लोग वो देखेंगे। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं, ठीक है। हम भोजन पचाने के लिए ये करते हैं, भोजन करते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग यानी कि मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, ठीक है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, दूसरा है ग्रास नली या ग्रशिका, तीसरा है अमाशय, चौथा है क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत, पांचवा है बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार या गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी कि पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों में गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों यानी कि पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। अमाशय की आंतरिक रिक्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनकी सरल रूप से बदल देते हैं। आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखो ये मुख गुहिका
लाला ग्रंथि यानी कि लार हमारी ग्रंथियाँ। फिर ये ग्रशिका, इस पाइप को हम ग्रशिका बोलते हैं। यकृत, किडनी, पित्ताशय, ये थैली जैसा दिख रहा है ना आप लोगों को, इसे हम पित्ताशय कहते हैं। अमाशय, अग्न्याशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। मलाशय और गुदा। ये ड्राइंग आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। ये 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछता है। चलो आगे देखो। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख्य एवं मुख गुहिका। सबसे पहले मुख गुहिका के बारे में देखेंगे। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों से पीसकर उसे हम दांतों के मसूड़ों के द्वारा फिर अंदर लेते उसे धसा होता है, ठीक है। हमारे दांतों में आकृति भिन्न भिन्न होती है। देखो यहाँ पे आप लोगों को दांतों की आकृति दिख रही होगी, ठीक है। क्रियाकलाप 2.2 हमने अपने हाथ धोना, ठीक है। दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपने दांतों को काउंट करना है अपनी तर्जनी से, ठीक है। अपने हैंड की सेकंड वाली उंगली से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। आप लोग को अपने दांत चेक करने। एक सेब या रोटी का टुकड़े लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दंत के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं, यानी कि चबाने के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, वेघन और फाड़ने के काम आते हैं। उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। अपने प्रश्न 2.2 में लिखिए, ठीक है। आप लोग को इसे देखना है कौन से दांत आप लोग के चबाने के काम आ रहे हैं, कौन से काटने के काम आ रहे हैं, ये आप लोग को खुद से प्रेक्षण करना है सेब और रोटी का टुकड़ा लेके, ठीक है। हमारे मुंह में लाल ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए हम इसका पता लगाएं, ठीक है। 2 परखने लिए लेना है, ए और बी, ठीक है। ए में 1 चम्मच उबले हुए चावल डालना है और बी में हमें उबले चावल मुख में लेकर 3 से 4 मिनट तक चबाना है, ठीक है। इन्हें पूरी दूसरी परख नली में बी में लीजिए तथा 3 से 5 मिनट तक चबाना है और इन्हें दूसरी परख नली बी में भी लेना है, ठीक है। कौन से पके हुए चावल, उबले चावल को 3 से 4 मिलियन जल डालना है, ठीक है। किसमें, परख नली के अंदर। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन डालना है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे ये उबले हुए चावल आयोडीन का विलयन है, जल है, ठीक है। और यहाँ पे चबाया हुआ चावल। यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया चित्र ए में कलर दिख रहा है, चित्र बी में कोई कलर नहीं दिख रहा है। पर आयोडीन तो हमने दोनों में सेम ही मात्रा में डाला है, 2-2 बूंदे। आगे देखो विलयन की 2-3 बूंदे जो हमने डाली है प्रश्न ए में, ए तथा बी में क्या अंतर दिखा वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या होता है बी में हम चबाया हुआ चावल डालते हैं, ठीक है, जो हमने चबाया होता है मुंह में, और वहाँ पे डायरेक्ट उबला हुआ डालते हैं। उबला दोनों है परंतु बी में हमने मुंह में चबा कर उसके अंदर डाला है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसमें लाल रस यानी कि मंड की उपस्थिति हो जाती है, शर्करा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी कलर का असर नहीं दिखाई देता। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। लार क्या करती है, हमारे भोजन को मिलाने का काम करती है। कुछ भी खाते हैं लार में मिक्स होकर फिर हमारे पेट के अंदर जाता है, ठीक है, तथा निगलने में भी सहायता होती है। कौन, लार। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। तीखा, मीठा, खट्टा, कैसेला, ठीक है। स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगता है। चित्र 2.4 क्रियाकलाप निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार करना है, ठीक है। चीनी का विलयन, चीनी को एक गिलास में घोलना है, थोड़ा सा चीनी, पानी। दूसरा नमक का विलयन, एक गिलास में पानी और नमक। तीसरा नींबू का रस लेना है 1 गिलास में। चौथा है नीम की पत्ती या करेले का रस। इस प्रकार फिर इसमें से हमें जीभ में अपने टेस्ट करना है कि कौन सा किस प्रकार का है।
किसका विलियन हमें ज़्यादा अच्छा लगा, किसका नहीं, किसका कड़वा, किसका खट्टा, किसका कैसेला है, किसका मीठा। ठीक है, अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपयुक्त रूप से किसी एक विलियन के नमूने की 1-2 बूंदें रखिए। विलियन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य जिसे हम दांत नहीं खोदते उस वाली सीख से हम लोग को उस बिलियन, जो हमने 4 प्रकार के बिलियन बनाए, उनमें से कोई 1 बूंद 2 बूंद बिलियन को लेकर अपने फ्रेंड की जीभ के ऊपर रखना है। ठीक है, प्रत्येक विलियन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अलग अलग सीखों के द्वारा उस बिलियन का हमें उपयोग करके टेस्ट करना है, पता लगाना है। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र में उससे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव हुआ, तो आसानी से वो बता देगा। ठीक है, अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उन स्वाद का नाम लिखिए तथा उसका संवेदन यानी कि अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ इस प्रक्रिया को दोहराइए। भोजन नली। ठीक है, निगला हुआ ग्रास यानी कि नली या ग्राशिका में जाता है। निगला हुआ खाना ग्रास नली नलिका में जाता है। ग्राशिका गले एवं वक्ष से होती है। ठीक है, होती हुई जाती है। ग्राशिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। ठीक है, वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती ही रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब आपके बाद आपने वमन किया हो, यानी कि खाने के बाद वमन यानी कि उल्टी पलटी किया हो आपने। इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। यहाँ ये देखो, ये भोजन ग्राशिका, यहाँ पे ये आमाशय। आमाशय के बारे में अब हम देखेंगे। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। ठीक है, आमाशय आपने अभी अभी देखा चित्र में, जो मैंने आप लोग को बॉडी पार्ट्स का दिखाया था, उसमें आपने जे जैसा कुछ देखा था, वो आमाशय है। ठीक है, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्राशिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता था तो दूसरी ओर क्षुद्रांत से खुलता है। ठीक है, आगे आमाशय का आंतरिक सतह श्लेष्म, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। संश्लेषण आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत यानी कि किडनी एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है। ठीक है, यकृत गहरे लाल यानी कि जो किडनी गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर, ठीक है, उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर उपस्थित होती। ठीक है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली से संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इसको उनके सरल रूप से परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्षुद्रांत्र में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। ठीक है, रुधिर वाहिकाओं में जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? अवशोषण।
क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम बचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में से हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता या अवशोषण नहीं होता, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। ठीक है, समझ पड़ी आप लोगों को। 2.3 घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। जो जंतु घास खाते हैं, घास कौन खाता है? बकरी, गाय, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी निगलकर अमाशय में के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल यानी कि कड़ कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है। पुनः दोबारा आगे एकत्रित करते फिर पुनः मुख में लाते हैं। कौन करता है ऐसा? गाय और बकरी, भैंस, ठीक है, जो घास खाते तथा जिन्हें वह चबाता रहता है। ठीक है, आगे एकत्रित करता है फिर उसे लाके चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमनंथन यानी कि रोमनंथन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जुगाली करना कहते हैं। ये देखो किस प्रकार गाय के अंदर भी यहाँ पे ग्रशिका नली, रूमेन यहाँ एकत्रित करता है, क्षुद्रांत्र। ठीक है, आगे आप लोग देखो। तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट या रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। जानवरों में जैसे कि घोड़ा, खरगोश आदि वे क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ तक कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। 2.4 में अमीबा में संभरण यानी कि एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिका जीव है। अमीबा के कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका स्थित द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति या स्थिति बदलता रहता है। यह एक या अधिक उंगली के समान प्रवर्धक निकालता रहता है, जिसे पादाप, ठीक है, अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं।
अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। यहाँ पे देखो ये पादाप है, ठीक है। यहाँ पे खाद्य कड़ी का अंतर्ग्रहण और यहाँ पे ये केंद्र खाद्य धनिया वही क्षेपित अपशिष्ट, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का आपको अमीबा दिख रहा है, ठीक है। अमीबा क्या करता है, ये इसके अलग अलग पैर अपने आप बनाता है, ठीक है। हाँ, पादाप करता है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में फटाफट ये बदलता रहता है, एक जो दूसरी जगह निरंतर बदलता रहता है और इस प्रकार अपने ये भोजन ग्रहण करता है। ये जंतुओं को, छोटी छोटी जीव का भक्षण करता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि रख रखाव का कार्य करते हैं। अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा लेसन होता है कंप्लीट। आप लोग 7th स्टैंडर्ड का साइंस का सेकंड लेसन एक बार रिमाइंड कर लेना, क्योंकि अब कोरोना वायरस का टाइम ख़त्म हो रहा है। अब एग्ज़ाम की तैयारी करो, अच्छे से घर पे पढ़ाई करो। स्टे होम, स्टे सेफ। ये सारा आप लोग को एक बार देख लेना है आपने क्या सीखा, ठीक है। थैंक यू गाइस। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।